हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मोशन, जो क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे मोशन के बारे में जानते हुए। हम लोग पहले भी जानते हैं कि मोशन क्या है, एक मूवमेंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। अब मोशन वो तभी कहलाएगा जब वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लिया जाए ये एक इंसान है या एक लड़का है, एक फ़ुटबॉल को वो किक कर रहा है, तो जब भी वो फुटबॉल को किक करता है तो ये जो फुटबॉल है वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है। और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक दूर जा कर के, मतलब कि लगातार ये मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो इस लड़के के रेस्पेक्ट में जो फुटबॉल है वो किस में है, मोशन में है, लेकिन ये जो लड़का है वो किस में है, स्टेशनरी में है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है। ये रेस्ट में है और ये जो फुटबॉल है वो किस में है, मोशन में है। तो इससे हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो इस लड़के के हिसाब से ये फुटबॉल मोशन में है। वही अगर दूसरा केस अगर हम लोग या दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, तो अगर कोई इंसान रोड पे खड़ा है, ठीक है, रोड पे एक गाड़ी घूम रहा है या गाड़ी मूव कर रहा है, और ये इंसान रोड के किनारे खड़ा होकर उस गाड़ी को देख रहा है, तो इस इंसान के हिसाब से ये गाड़ी किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर और एक इंसान, ठीक है, तो वो ड्राइवर के बगल में जो इंसान बैठा हुआ है वो दोनों अपने आप को क्या बोलेंगे कि हम लोग रेस्ट में हैं। ठीक है। जबकि गाड़ी क्या है, मूव कर रहा है। इस हिसाब से तो गाड़ी भी मूव कर रहा है तो अंदर वाले इंसान भी किस में होगा, मोशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक मोशन को हम लोग डिफाइन ही करते हैं किसी न किसी के रेस्पेक्ट में, यानी कि किसी न किसी के नज़रिए से, देखने के नज़रिए से। बाहर वाला इंसान मूविंग व्हीकल को बोल रहा है कि वो मोशन में है, लेकिन उसी मूविंग व्हीकल के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वो दोनों रेस्ट में हैं। ठीक है। तो ये है मोशन का एक्चुअल डेफिनेशन। बात करेंगे दूसरा टॉपिक जो है डिस्टेंस। अब आखिरकार डिस्टेंस क्या है। अगर एक फ़ुटबॉल एक रास्ते पे वो मूव कर रहा है, यानी कि एक लेंथ वो ट्रैवल करता है, जब वो एक लड़का फ़ुटबॉल को किक किया, वो कुछ ना कुछ लेंथ तक वो मूव किया, तो ये जो एक्चुअल लेंथ है, जो रास्ता वो लिया जाने के लिए, फ़ुटबॉल जो मोशन में रहा जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक क्या है, एक ट्रैवल्ड रास्ता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक लेंथ है जो उस रास्ते का, मतलब कि जिस पे वो मूव किया हो, जिस पे वो ट्रैवल किया हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। दूसरा चीज़ है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस से ठीक उल्टा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बोल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि अगर हम बोल दें कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में जो सबसे छोटा रास्ता यूज़ करता हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर एक इंसान यहाँ से स्टार्ट किया, वो अगर यहाँ गया, फिर अगर उसका मन किया कि ऊपर चला जाए, यहाँ पे चला गया, फिर अगर इसका मन करेगा इधर आने का तो इधर भी आ सकता है। तो इसका ये क्या है, एक डिस्टेंस है। इसका अगर ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर काउंट होगा, ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर काउंट होगा, ये भी अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर काउंट होगा। टोटल यहाँ पे सम या डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, 2 + 1 + 2, 5 मीटर ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये उल्टा हो जाएगा। कैसे, अगर मान लिया जाए ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान इधर मूव किया, ठीक, फिर उसका मन किया कि नहीं हम इधर ही आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, फिर इसका मन किया कि नहीं हमको वापस अपने खुद के पोजीशन पे वापस घूम के जाना है, तो इसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये पहले अपने राइट साइड मूव किया, फिर राइट साइड के बाद ये डाउनवर्ड मूव किया, फिर डाउनवर्ड के बाद वो वापस एक्चुअल पोजीशन पे चला गया, तो इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो जीरो हो गया। ठीक है। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्टेंस जो है वो काउंट होता है। डिस्टेंस यानी कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता या निगेटिव नहीं हो सकता, ये हम लोग आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग कर ही रहे थे, उसको उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर हम लोग फाइनल पोजीशन के, यानी कि अगर हम लोग बोल दिया जाए कि जब भी फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करता है इनिशियल पोजीशन के,
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसी केस में हम लोग देखें कि एक इंसान अगर मूव किया दूसरे डायरेक्शन में, फिर वो वापस उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच गया, तो इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू काउंट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है तो डिस्टेंस काउंट करेगा, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट वापस खुद के ओरिजिनल पोजीशन पे घूम फिर के वापस आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही 3 कॉमनली यूज्ड यूनिट हम लोग लें, और भी बहुत सारे सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यानी कि सब कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं जिसके मदद से हम लोग लेंथ को यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है यानी तीसरा चीज़ है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्केलर का क्या मतलब हुआ? स्केलर का मतलब हुआ सिर्फ इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। अगर दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमको 5 किलो चीनी चाहिए, तो 5 किलो उसके साथ जो है वो क्या है, एक तरीके से इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, नंबर है, यानी कि हम लोग एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमको 5 किलो ही चीनी चाहिए। तो ये स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड रहता है। ठीक है, वो कैसे, फिर से समझाते हैं। अगर ये इंसान इस डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ मूव किया, या हम लोग बोल सकते हैं ईस्ट की तरफ मूव किया, ठीक है, और ये फिर वापस किधर चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया खुद के ओरिजिनल पोजीशन पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से ये टोटल मेज़र होगा। मतलब कि अगर ये 5 मीटर इधर मूव किया तो इसको फिर वापस अपने पोजीशन में जाने के लिए 5 मीटर लगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन के ठीक अपोजिट चल के खुद के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाया। वही अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो वो अगर मूव किया और फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गया तो हम लोग दोनों बार का वैल्यू ऐड करेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट, जब भी वो मोशन में रहता है, वो कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस यानी कि अगर हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह गए, मान लिया जाए यहाँ से मामा के घर गए, ठीक है, कार में बैठ करके, तो कार के जो स्पीडोमीटर रहता है उसमें हम लोग स्पीड भी देखते हैं और भी जो हम लोग को डिस्टेंस लिखा रहता है वो भी देखते हैं कि किलोमीटर कितना गए। तो हम लोग वहाँ देखते हैं जो भी डिस्टेंस लिखा रहता है, यानी कि जो भी किलोमीटर में डिस्टेंस लिखा हुआ है वो कभी भी निगेटिव में नहीं दिखेगा या वो कभी भी जीरो नहीं दिखेगा। जब भी हम लोग अगर आगे की तरफ मूव किए हो या पीछे की तरफ भी अगर मूव किए हो तो भी वो कभी भी जीरो या निगेटिव वैल्यू नहीं शो करेगा, वो हमेशा बढ़ा हुआ वैल्यू शो करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में वो पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकता है, जीरो भी वैल्यू दे सकता है और निगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। निगेटिव वैल्यू कब होगा, जब ये मान लिया जाए इधर से मूव किया था, फिर वो वापस अपने पोजीशन पे वापस आ गया, इधर मूव किया वापस अपने पोजीशन पे आ गया और ये और इधर जाया जा रहा है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन के और निगेटिव साइड जाया जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब वो आगे की ओर मूव कर रहा हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब वो एक्चुअल अपने पोजीशन में वापस रिटर्न हो जाए तो वो जीरो वैल्यू देगा, लेकिन अगर वो अपने एक्चुअल पोजीशन के पीछे जा रहा हो तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो डिस्प्लेसमेंट में 3 केसेस हम लोग इसमें पढ़ते हैं वैसे। अब आगे हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग मोशन के बारे में जान लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, हम लोग स्कूल में देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं। मतलब जो यूनिफॉर्म है उसका क्या महत्व है कि सारे बच्चे एक समान दिखें। तो यूनिफॉर्म मोशन भी उसी प्रकार से है।
कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रहा हो तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी यानी कि अगर एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, ठीक है, मान लिया जाए ये इसका एंडिंग लास्ट पोजीशन है, यहाँ तक इसको जाना है, और ये इसका बीच में मान लिया जाए रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है, इसको यहाँ पे रुक के खाना खाना है, यहाँ पे मान लिया जाए ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे इसको कार रोक करके अपना पेट्रोल फिल कराना है। तो ये अगर अपने ढाबा तक के पहुँचने का मतलब मान लिया जाए कि हर एक का एक इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस में है, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस में है, और ये भी किलोमीटर कर देते हैं, कार से जा रहा है तो किलोमीटर ठीक रहेगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये पहले सेकंड में इसको 2 किलोमीटर या पहले आवर में 2 किलोमीटर इसको मूव करना पड़ेगा, दूसरे आवर में वापस से इसको, यानी कि ये जो दूसरा आवर है, यानी कि ये एक ही आवर काउंट होगा लेकिन ये दूसरा आवर है, ठीक है। वापस से यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 घंटा वापस से जो फिर लगेगा, तो उसको वापस से फिर 2 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। फिर जो एक और तीसरा घंटा लगेगा उसमें भी वापस इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन में उसको दूसरा घंटा मूव करना, मतलब 2 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी बॉडी वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मतलब 1 घंटा इसको 2 किलोमीटर वापस यहाँ चलने तक लगा, फिर दूसरा घंटा इसको यहाँ से यहाँ चलने तक लगा, फिर तीसरा जो घंटा लगा वो 2 किलोमीटर अपने लास्ट पोजीशन तक जाने को लगा। तो ये इसका हो गया यूनिफॉर्म मोशन। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब भी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे डाउट यही आएगा कि यहाँ पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों नहीं लिखा हुआ है। टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता तो वो हम बताते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल समय के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। मान लिया जाए उसको यहाँ तक पहुँचने में 3 मीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में इसको 3 मीटर का ये एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसको लगता है 1 सेकंड में ये 3 मीटर मूव किया। वही अगर ये फिर वापस यहाँ दूसरे इसमें अगर मान लिया ये 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दूसरा सेकंड में, ठीक है, और फिर आखिरी जो है ये थर्ड सेकंड में ये 2 ही मीटर मूव करता है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो समय है वो इक्वल अमाउंट में मूव करता है, मतलब कि जो समय है वो कभी ऐसा तो नहीं होता कि 1 सेकंड के बाद तीसरा सेकंड आ जाता है, वो तो 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो इसी तरीके से समय मूव करता है। समय का तो ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि समय एक मिनट के बाद सीधा 5 मिनट दिखाएगा या 5 मिनट के बाद सीधा 15 मिनट दिखा देगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है कि जो समय है वो हमेशा इक्वली मूव करेगा, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट वो आगे पीछे हो सकता है, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज रह सकता है, ठीक है। पहला सेकंड में वो 3 ही मीटर मूव कर पाया, दूसरा सेकंड में वो 4 मीटर मूव किया, तीसरा सेकंड में वो 2 ही मीटर मूव किया। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।